ओके, अब तक हमने सीख लिया आइडेंटिफाई डुप्लीकेट केसेस, सिंटैक्स, आउटपुट एंड डेटा फाइल में डिफरेंस, बेसिक फ्रीक्वेंसी और स्टैटिस्टिक्स निकालना। अभी हमने जो स्टैटिस्टिक्स निकाली है वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स पे निकाली है, जैसे कि एज है, वेट है, हाइट है, इस तरह के वेरिएबल्स। अगर हमारे पास कैटेगोरिकल वेरिएबल हो, फॉर एग्जांपल फाइनल आउटकम, जिसमें 2 कैटेगरीज बनी हुई है, अलाइव और एक्सपायर्ड, नो एल्ब्यूमिन, जिसमें 3 कैटेगरीज हैं, नो आरडी, सीवियर आरडी एंड मॉडरेट आरडी। इस तरह के वेरिएबल्स की कभी भी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन रिपोर्ट नहीं होता। इस तरह के वेरिएबल्स में फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज रिपोर्ट होती है। अब फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एनालाइज में जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव में जाएंगे, फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे, इसको रीसेट करेंगे तो ये सब रिमूव हो जाएगा। इसके बाद हम वेरिएबल सेलेक्ट करेंगे जिसकी हमें फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज चाहिए। जेंडर को सिलेक्ट किया, शिफ्ट किया यहाँ पर। इसके अलावा अगर मुझे एल्ब्यूमिन की भी चाहिए फ्रीक्वेंसी, उसको भी यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। इसके बाद हम स्टैटिस्टिक्स में नहीं जाएंगे, यहाँ पर हम किसी चीज पे क्लिक नहीं करेंगे, बस ये देख लेंगे कि डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी टेबल्स, इस पे चेक लगा है या नहीं लगा हुआ। अगर हमें मीन स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह चाहिए होती है तो हम इस पे चेक नहीं लगाते, लेकिन हमें फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज चाहिए होती है तो हम इस पे चेक लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद आप पेस्ट कर दें। पेस्ट करेंगे तो सिंटेक्स आपका बन जाएगा। उसके बाद आप इसको एग्जीक्यूट करें, रिजल्ट आया आपके पास, आ गया। जेंडर की फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज यहाँ पर आ रही है। इसी तरह से एल्ब्यूमिन की परसेंटेज और फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आ रही है। टोटल हमारे पास 88 पेशेंट हैं, जिसमें से 55 फीमेल्स हैं जो कि 62.5% हो गया, 37.5% मेल्स हैं। क्लियर? इसी तरह से मॉडरेट आरडी यानी कि मॉडरेट रीनल डिजीज जिसको थी, वो आउट ऑफ 88 33 थे। 42 ऐसे थे जिन्हें कोई भी रीनल डिजीज नहीं थी। 13 ऐसे थे जिन्हें सीवियर रीनल डिजीज थी। उनकी परसेंटेज यहाँ पर डिवाइड हुई है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। हम मीन स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह से निकाल सकते हैं और फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज किस तरह से निकाल सकते हैं, ये बात क्लियर हो गई। आगे चलें। ओके, क्या समझ नहीं आया बुशरा आपको? इसमें क्या समझ नहीं आया? इसमें फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज आ रही है ना। कैटेगोरिकल वेरिएबल जब भी होता है उसमें हम फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज रिपोर्ट करते हैं अपने एनालिसिस में। ठीक है, और अगर हमारे पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल होता है, फॉर एग्जांपल एज, वेट, हाइट, जिसमें नंबर्स होते हैं, उसमें हम मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीडियम, इंटरक्वार्टाइल रेंज, मिनिमम, मैक्सिमम रेंज, ये सारी चीजें रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कैटेगोरिकल वेरिएबल है जेंडर, तो हमने इसकी क्या रिपोर्ट करनी है? फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज। इसी तरीके से दूसरा हमारे पास वेरिएबल है एल्ब्यूमिन, इसकी भी हम रिपोर्ट करेंगे फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज। क्लियर? वो मैंने आपको बता दिया किस तरह से आपको करना है। एनालाइज में जाके आप एनालाइज में जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव में जाएंगे,
फ्रीक्वेंसी में जाएंगे, वेरिएबल सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर चेक लगाएंगे डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी और ओके कर देंगे। ओके कर देंगे तो डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएंगे। पेस्ट करेंगे तो आपके पास प्रोग्राम आ जाएगा, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके रन कर देंगे तो ये रिजल्ट आ जाएंगे। क्लियर? आगे चले। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ जिसको हम कहते हैं रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग नहीं, रिकॉर्डिंग। ठीक है। अच्छा, क्या होता है कि जैसे कि हमने डेटा अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया है एक्सेल से, तो हमारे पास यहाँ पर इसकी कोडिंग नहीं हुई भी। अगर हम इसको ऑन ऑफ करके देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कोडिंग नहीं हुई भी। इस और एनालिसिस के लिए जरूरी है कि हमारे कैटेगोरिकल वेरिएबल की कोडिंग हुई भी हो, क्योंकि एनालिसिस हमेशा नंबर्स पे होती है। अगर हम कोई भी टेस्ट लगाएंगे अपना आगे चल के, टी टेस्ट है, काई स्क्वायर टेस्ट है या कोई से भी टेस्ट है, तो उसके लिए जरूरी है कि इन वेरिएबल्स को कोड दिया वो हमने। एक्सपायर्ड को 1 दे दिया, अलाइव को 2 दे दिया। जैसे नो रीनल डिजीज है, सीवियर, मॉडरेट, इनको 1 2 3 कर दिया। इस तरह की कोडिंग हम किस तरह से कर सकते हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे। यहाँ पर 3 तरह की कोडिंग है। ऑटोमेटिक रिकॉर्ड, रिकॉर्ड इनटू डिफरेंट वेरिएबल, रिकॉर्ड इनटू सेम वेरिएबल। रिकॉर्ड इनटू सेम वेरिएबल और रिकॉर्ड इनटू डिफरेंट वेरिएबल सेम है। फर्क कितना है? रिकॉर्ड इनटू सेम वेरिएबल में आपका ओरिजिनल वेरिएबल रिप्लेस हो जाएगा। रिकॉर्ड इनटू डिफरेंट वेरिएबल में आपके पास एक नया वेरिएबल बनकर आएगा। ऑटोमेटिक रिकॉर्ड में भी आपके पास एक नया वेरिएबल बन के आएगा। ऑटोमेटिक रिकॉर्ड का मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि आपका सॉफ्टवेयर खुद से ही नंबर्स दे देगा हर कैटेगरी को। जैसे यहाँ पर है एक्सपायर्ड और अलाइव, 2 कैटेगरीज है। अगर मैं इनको ऑटोमेटिक रिकॉर्ड करती हूँ तो सॉफ्टवेयर खुद से ही असेंडिंग या डिसेंडिंग वाइज इनको नंबर दे देगा। अगर मैं असेंडिंग वाइज कहूँ तो अलाइव क्योंकि ए से स्टार्ट हो रहा है वो इसको कह देगा 1, एक्सपायर्ड को दे देगा 2। लेकिन अगर मैं डिसेंडिंग कहूंगी तो ये एक्सपायर्ड को कह देगा 1, अलाइव को कह देगा 2। अब हम ये करके देख लेते हैं। एनालाइज में जाएंगे, सॉरी ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, ऑटोमेटिक रिकॉर्ड करेंगे। सबने खोल लिया ऑटोमेटिक रिकॉर्ड। इसके बाद आप वो वेरिएबल सिलेक्ट करेंगे जिसकी आपको कोडिंग करनी है। जैसे फाइनल आउटकम, यहाँ पे शिफ्ट किया। अब ये कह रहा है फाइनल आउटकम के ऊपर अगर आप ये देखें, वेरिएबल लिखा हुआ है और उसके बाद एरो बना हुआ है और कहा हुआ है न्यू नेम। मैंने इससे पहले आपको बताया था कि ऑटोमेटिक रिकॉर्ड में नया वेरिएबल बन के आता है, तो वो ये बोल रहा है कि नया वेरिएबल जो बनकर आए उसको हमें क्या नाम देना है। मैंने कहा उसको नाम दे दो r.final outcome। आर का मतलब है रिकॉर्डेड, फाइनल आउटकम का मतलब वही जो वेरिएबल नाम था मेरा। आर डॉट करके रहते तो मुझे याद रहता है ये रिकॉर्डेड वाला है, ओरिजिनल वेरिएबल था इसका रिकॉर्डेड ये। ऐड न्यू नेम करेंगे तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह ये नाम ऊपर चला जाएगा। क्लियर? उसके बाद जो मैंने बताया था असेंडिंग और डिसेंडिंग का, वो ये है लोएस्ट वैल्यू, मतलब ये कि ए से अगर शुरू होगा तो ए को ये 1 दे देगा, अलाइव को, एक्सपायर्ड को 2 दे देगा। अगर मैं हाईएस्ट वैल्यू कर दूं तो वो एक्सपायर्ड को 1 दे देगा, अलाइव को 2 दे देगा। तो मैंने लोएस्ट वैल्यू रहने दिया। प्रीड ब्लैंक स्ट्रिंग वैल्यूज एज यूजर मिसिंग, अगर आप इस पे चेक लगाते हैं
तो इसका मतलब ये है कि अगर डेटा मिसिंग है तो उसको मिसिंग ही कंसिडर करें। ठीक है, उसके बाद और कुछ नहीं करना, आप पेस्ट करें। पेस्ट करेंगे तो आपके पास ये प्रोग्राम बना हुआ आ जाएगा। इसके बाद इन सबको सिलेक्ट करेंगे और ये एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक है, एग्जीक्यूट करेंगे तो अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास वेरिएबल बना हुआ आया नहीं आया। वेरिएबल हमेशा याद रखिएगा लास्ट में बन के आएगा। ये रहा। अगर मैं कंपेयर करना चाह रही हूँ अपने उस वेरिएबल से इसको, तो मैं स्प्लिट कर दूंगी विंडो को ताकि बराबर बराबर में आ जाए। ठीक है, बुशरा मैं इतनी स्लो कर रही हूँ, मैं इससे ज्यादा स्लो क्या करूं? दोबारा से क्या करना है? आप लोग को थोड़ा एक्टिव होना होगा। इस सॉफ्टवेयर में बहुत सारी चीजें हैं, कोशिश ये करें कि ज्यादा से ज्यादा सीख लें। इतना स्लो में लेके चल रही हूँ, इससे ज्यादा स्लो तो पॉसिबल नहीं होगा। ओके, आई एम रिपीटिंग अगेन। मैंने वेरिएबल डिलीट कर दिया, मैं दोबारा से कर रही हूँ। ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, ऑटोमेटिक रिकोड करेंगे। आपका पेज बुशरा इसलिए नहीं हो रहा होगा क्योंकि आपने ये ऐड नेम नहीं किया होगा। यहाँ पर चेक करें, आपने ऐड नेम किया है? जेंडर को मैंने सिलेक्ट किया, फॉर एग्जाम्पल मैं जेंडर का कर रही हूँ, r.gender। ठीक है, जब तक आप ये ऐड न्यू नेम नहीं करेंगे ये पेस्ट नहीं होगा इनेबल। ये देखें, ये डिसेबल है। जैसे ही मैं ऐड न्यू नेम कर दूंगी ये इनेबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लोएस्ट वैल्यू पे आपने क्लिक रहने दें। ट्रीट ब्लैंक स्ट्रिंग एज यूजर मिसिंग। अगर आपके पास डेटा मिसिंग है तो वो उसको मिसिंग ही कंसीडर करें। इस पे क्लिक किया, ठीक है, पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसके बाद ये प्रोग्राम मेरे पास आ गया। आपने इसको सिलेक्ट किया और इसके बाद आपने इसे एग्जीक्यूट किया। डन। अब ये लिखा हुआ आएगा ऑटो रिकॉर्ड जेंडर इनटू r.gender। ये सब कुछ आपका हुआ है। फीमेल को उसने 1 दे दिया, मेल को उसने 2 दे दिया। अब मैं जाके चेक करूंगी अपने डेटा में। यस, डेटा में मेरे पास वेरिएबल बन के आ गया है। मेरे पास जेंडर का वेरिएबल कहाँ है? उससे मैं कंपेयर करूंगी अपने ओरिजिनल वेरिएबल से। ऐसा नहीं उसने गलत कोडिंग दे दियो, नहीं, सही कोडिंग दी। फीमेल को उसने फीमेल ही कहा, मेल को मेल कहा। वेरिएबल लेबल्स ऑन ऑफ करके देखूंगी। ओके, उसने फीमेल को 1 कहा है, मेल को 2 कहा है। इतना क्लियर? कुलदीप, अगर इनलीगल कैरेक्टर शो हो रहा है इसका मतलब ये कि आपने जो वेरिएबल नेम नया दिया है उसमें या तो स्पेस दे दी है या तो आपने कोई इलीगल कैरेक्टर ऐड कर दिया है। जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था, वेरिएबल नेम में आप स्पेस नहीं दे सकते। कुलदीप, आप चेक करें कि आपने वेरिएबल नेम जो नया रखा है उसमें स्पेस तो नहीं दिया। स्पेस की जगह आप डॉट यूज कर सकते हैं और अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, नथिंग एल्स।
डन ना? ओके ग्रेट। तो सबको मैं दोबारा रिपीट कर दूं। देखिए 2-3 एरर जब आते हैं रिकॉर्डिंग में, एक ये कि आप न्यू वेरिएबल नेम जो दे रहे होते हैं उसमें स्पेस दे देंगे तो वो इलीगल कैरेक्टर देगा। दूसरी मिस्टेक ये करते हैं जो कि आई थिंक बुशरा ने की थी, आई डोंट नो किसने की थी, कि उन्होंने पेस्ट नहीं हो रहा था उनका उनका पेस्ट इसलिए नहीं हो रहा था तो जो नया नाम उन्होंने दिया था उसको ऐड न्यू नेम पे क्लिक नहीं किया था। जब तक ऐड न्यू नेम पे क्लिक नहीं करेंगे वो वेरिएबल नेम ऊपर नहीं जाएगा और आपका न्यू वेरिएबल जब असाइन ही नहीं हुआ तो वो पेस्ट कैसे करेगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर? आगे चलें। अब मैं आप लोग को 2 मिनट्स दे रही हूँ। आप लोग ऑटोमेटिक रिकॉर्ड करेंगे एल्ब्यूमिन का वेरिएबल जो बना हुआ है। ठीक है, इसका ऑटोमेटिक रिकॉर्ड करें 2 मिनट्स के अंदर। 36 हो रहे, 38 में मुझे चाहिए। ठीक है, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगी। ओके, ठीक है, 39 हो गए। अब हम आगे चलते हैं। ये बात हमने की थी ऑटोमेटिक रिकॉर्ड की, जिसमें सॉफ्टवेयर अपना खुद से ही असेंडिंग या डिसेंडिंग वाइज कोडिंग कर देते हैं। अब अगर बात आती है रिकॉर्ड हम खुद से करना चाहें, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे 3 कैटेगरीज है और मैं चाह रही हूँ कि नो रीनल डिजीज को 0 स्कोर मिले, मॉडरेट रीनल डिजीज को 1 एंड सीवियर रीनल डिजीज को 2। तो इसके लिए मुझे रिकॉर्ड इनटू डिफरेंट वेरिएबल करना होगा। उसमें मैं खुद से ही कोडिंग दूंगी। ठीक है, रिकॉर्ड इनटू डिफरेंट वेरिएबल करने के लिए आप ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, रिकॉर्ड इनटू डिफरेंट वेरिएबल पे क्लिक करेंगे। सबके पास ये विंडो खुल गई है? ठीक है, अब क्या आपको वेरिएबल सिलेक्ट करना होगा। जब तक कि आप वेरिएबल सिलेक्ट नहीं करेंगे ये सारी चीजें आपकी डिसेबल लगेंगी। जैसे ही आप वेरिएबल सिलेक्ट करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। एल्ब्यूमिन में मैंने किया तो ये देखिए इनेबल हो गया।
ये कह रहा है कि जो नया वेरिएबल नेम होगा वो क्या होना चाहिए। जैसे ही मैं वो नेम ऐड करूंगी तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो है उसकी जगह वो नेम आ जाएगा। मैं रखना चाह रही हूँ r.albumin। आप लोग सब इसका नाम रख लें, एल्ब्यूमिन का। उसके बाद जैसे ही आप चेंज करेंगे तो क्वेश्चन मार्क की जगह ये नेम ऐड हो जाएगा। जिस तरह से मैंने शुरू में बताया था कि वेरिएबल नेम आप शॉर्टेस्ट रखें और डिटेल आप उसका लेबल में दे दें, यहाँ पर भी अगर आप चाहें तो यहाँ लेबल में उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट है। अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप छोड़ दें, इसी डजंट मैटर। वेरिएबल नेम राइट करके चेंज कर दें तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह वेरिएबल नेम शो हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज पे हम क्लिक करेंगे। ये मुझसे पूछ रहा है कि आपकी ओल्ड वैल्यू क्या है और आप उसको न्यू वैल्यू क्या देने चाह रहे हैं। मैंने कहा मेरी ओल्ड वैल्यू है नो आरडी। जैसे लिखा हुआ है हमें सेम वैसे ही लिखना है, वरना वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कोडिंग के लिए। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ये केस सेंसिटिव है। जिस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है नो आरडी, सेम वैसे ही मुझे यहाँ पे लिखना है, नो अंडरस्कोर आरडी। मैंने कहा नो आरडी को 0 कोडिंग कर दो, ऐड कर दो। इतना हो गया। उसके बाद मॉडरेट आरडी जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखना है हमें। मॉडरेट आरडी पुरानी वैल्यू है उसको कह दो 1, ऐड किया। तीसरी है सीवियर आरडी। सीवियर आरडी जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखना है, सीवियर आरडी 3 वो 2 कर दिया इसको कोडिंग। ठीक है, ऐड। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद ये कहा है सिस्टम मिसिंग। अगर कोई वैल्यू मिसिंग है तो उसको मिसिंग ही कंसीडर करें। ऐड कर दिया। क्लियर। कंटिन्यू। सबने कंटिन्यू किया। इसके बाद पेस्ट कर देना है। अब ये रिकॉर्डिंग में बता रहा है, अगर आप इसमें देखें कि एल्ब्यूमिन नो आरडी को मैंने 0 कोडिंग करने को कहा है, मॉडरेट आरडी को 1 कोडिंग करने को कहा है, सीवियर आरडी को मैंने कहा है 2 कोडिंग कर दो, और जो मिसिंग वैल्यू है उसको मिसिंग ही कंसिडर करो और नया वेरिएबल बना दो जिसका नाम हो r.albumin और इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करो। इसको मैंने सिलेक्ट किया और ये ग्रीन बटन एग्जीक्यूट कर दिया। आउटपुट पे मेरे पास लिखा हुआ आया कि आपने रिकॉर्ड किया है ये सारी कमांड और वो एग्जीक्यूट हो गई है सक्सेसफुली। अगर नहीं तो यहाँ पर एरर लिखा हुआ आ जाता। अब मैं डेटा फाइल में जाऊंगी और जाके देखूंगी कि मेरे पास लास्ट में क्या वेरिएबल बन के आया है r.albumin का। यस, जैसे मैंने कहा था कि नो रीनल डिजीज को 0 कर दो, सीवियर रीनल डिजीज को 2 कह दो और मॉडरेट को 1 कह दो, उसने वो कोडिंग कर दी है। अब इसकी लेबलिंग करना मेरा काम है। इसकी लेबलिंग करने के लिए, इनको नाम देने के लिए मैं वेरिएबल व्यू पे जाऊंगी, वैल्यूज में जाऊंगी
उसके बाद कहूंगी मेरे जीरो जो कोडिंग है उसको कह दो नो रीनल डिजीज, ऐड कर दो। वन जो है उसको कह दो मॉडरेट रीनल डिजीज, टू को कह दो सिवियर रीनल डिजीज। ओके, अब अगर मैं डेटा व्यू में जाती हूँ तो ये मेरे पास नंबर लेवल भी शो करेगा, ये देखें। ये क्लियर है सबको? प्लीज से यस और नो। जिसको ये समझ में आ गया आप प्लीज, फाइनल आउटकम एक वेरिएबल है, इसकी आप लोग मुझे रिकोड इनटू डिफरेंट वेरिएबल करके दिखाएं विद इन 2 मिनट्स। इजाजुल हक मेरा मैंने आपको टास्क दिया है कि ये फाइनल आउटकम जो वेरिएबल है एक दफा इसको रिकॉर्ड इनटू डिफरेंट वेरिएबल मुझे करके दिखाएं।
वेरी गुड अलिशा, वेरिएबल्स भी किया आपने। ओके, अब हम आगे चलते हैं। जिस तरह से हमने रिकोड इनटू डिफरेंट वेरिएबल किया है, सेम उसी तरीके से रिकोड इनटू सेम वेरिएबल भी होगा, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि रिकोड इनटू सेम वेरिएबल में आपका ओरिजिनल वेरिएबल ही रिप्लेस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो आपका फाइनल आउटकम है, अगर आप इसको रिकोड इनटू सेम वेरिएबल करेंगे तो यहाँ पर कोडिंग होकर आ जाएगी। लेकिन मैं कभी आप लोग को रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप रिकॉर्ड इनटू सेम वेरिएबल करें, क्योंकि उससे यह होगा कि अगर आपकी कोई एरर आता है या कोई मिस्टेक हो जाती है तो आपका ओरिजिनल वेरिएबल रिप्लेस हो जाएगा और आप उसको दोबारा से रिवर्स ठीक नहीं कर सकते, आपका ओरिजिनल डेटा खराब हो जाएगा। ठीक है, हमेशा रिकॉर्ड इनटू ऑटोमेटिक वेरिएबल, ऑटोमेटिक रिकॉर्ड करें या रिकॉर्ड इनटू डिफरेंट वेरिएबल। क्लियर? अगर मैं कहूं मुझे एज की कैटेगरी बनानी है, जो कि अक्सर आप लोग एनालिसिस में करते होंगे, कि यहाँ पर मेरे पास मिनिमम एज है, सॉर्ट किया मैंने असेंडिंग, राइट क्लिक करके सॉर्ट असेंडिंग करेंगे तो ये सॉर्ट हो जाएगा। अगर राइट क्लिक करके डिसेंडिंग करेंगे तो ये आपका डेटा डिसेंडिंग वाइज सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम एज मेरे पास 72 ईयर्स है, और दोबारा से मैं सॉर्ट करूं तो मिनिमम एज मेरे पास 22 ईयर्स है। अगर मैं चाहूं इसकी कैटेगरीज बनाना, फॉर एग्जाम्पल 35 ईयर्स और बिलो को मैं कैटेगरी 1 कह दूं, 36 से 40 ईयर्स के कैटेगरी 2, 41 से एंड अबव कैटेगरी 3। ठीक है, ये मैंने 3 एज ग्रुप की कैटेगरी बनानी है। तो वो मैं किस तरह से बनाऊंगी, उसके लिए भी आपको रिकोड इनटू डिफरेंट वेरिएबल करना होगा। किस तरह से करेंगे हम देख लेते हैं। ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, रिकोड इनटू डिफरेंट वेरिएबल में जाएंगे, इसको रीसेट कर दें, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। मुझे एज की कैटेगरी बनानी है, मैंने एज का वेरिएबल सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने कहा इस वेरिएबल को नाम दे दो r.age, चेंज किया तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह वेरिएबल नेम आ गया। ठीक है, इसके बाद ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज पे गए, यहाँ पे मैंने कहा रेंज लोएस्ट थ्रू के 35 और उससे कम जो भी हैं उनको कैटेगरी 1 कर दो। तो 35 मैंने यहाँ पे लिखा, तो अब वो 35 और उससे लोएस्ट जो भी होगा उसको कैटेगरी 1 कर देगा या ग्रुप 1 कर देगा, ऐड कर दें। अब मैंने कहा 36 और 45, 36 से कहाँ तक, 40 या 45, 40 तक जो भी है उनको ग्रुप 2 कर दो, ग्रुप 2 कर दिया। अब मैंने कहा 41 या उससे अबव जो भी है उसको कैटेगरी 3 कर दो, रेंज वैल्यू थ्रू हाईएस्ट, इस पे क्लिक करेंगे। लोएस्ट के लिए हमने ये क्लिक किया था, हाईएस्ट के लिए हम ये करेंगे। 41 और उससे अबव जो भी है वो उसको कैटेगरी 3 में डाल देगा, ऐड किया।
उसके बाद मैंने कहा जो मिसिंग है उसको भाई मिसिंग ही रहने दो, ऐड कर दिया। जो सिस्टम मिसिंग है उसको भी मिसिंग ही रहने दो, उसको भी ऐड कर दिया। यहां तक क्लियर? आगे चलते हैं। इसके बाद हमने कंटिन्यू किया, पेस्ट किया। कुलदीप चाहते हैं मैं रिपीट करूं। कुलदीप क्या समझ नहीं आया है? मैं एज कैटेगरी बनाने जा रही हूँ। मैंने कहा जो एज का वेरिएबल है उनको 3 ग्रुप में डिवाइड कर दो। एक वो जो 35 और उससे बिलो वाले हैं वो कैटेगरी 1 में आ जाए। एक 36 से 40 इयर्स वाले हो पेशेंट्स की कैटेगरी। एक कैटेगरी वो हो जो 41 एंड अबव हो। ठीक है, सबसे पहले मैंने ऑटोमेटिक रिकॉर्ड में गई हूँ, एज का वेरिएबल सिलेक्ट किया, न्यू नेम मैंने डिसाइड किया r.age। ठीक है, कंटिन्यू किया, चेंज कर दिया इसको। इसके बाद ओल्ड वैल्यू एंड न्यू वैल्यू। ओल्ड वैल्यू रेंज लोएस्ट थ्रू, यानी कि जो नंबर्स में लिखूंगी वहां से लेकर और उसके नीचे जितने भी नंबर्स हैं, मैंने कहा 35 और उससे बिलो जितने भी नंबर है, चाहे वो 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, उसको कैटेगरी 1 कर दो, ऐड कर दिया। रेंज, एक रेंज बता रही हूँ, यहां से यहां तक 36 से लेकर 40 इयर्स तक, उसको कैटेगरी 2 कह दो, ऐड कर दिया। थर्ड कैटेगरी जिसमें आप 41 और उससे उम्र के ज्यादा लोग जितने भी हैं, उसको मैंने 41 और उससे ऊपर के जितने भी लोग हैं उसको आप कैटेगरी 3 कह दो, ऐड कर दिया। इसके अलावा मैंने कहा कि जो सिस्टम मिसिंग है ना, अगर वैल्यू मिसिंग हुई भी है सिस्टम में, उसको मिसिंग ही कंसीडर करना, उसको कैटेगरी में मत रखना। जो यूजर मिसिंग है उसको भी मिसिंग ही कंसीडर करना। इतना क्लियर? कंटिन्यू, देन पेस्ट। पेस्ट से क्या होगा, हमारा सिंटेक्स बन के आ जाएगा, हमारा प्रोग्राम बन के आ जाएगा। यहाँ पे सब शो हो रहा है। एज का वेरिएबल बनाया है जिसमें सिस्टम मिसिंग को सिस्टम मिसिंग ही रखा, मिसिंग को भी मिसिंग ही रखा। लोएस्ट 35, तो 35 और उससे कम जो पेशेंट है उसको हमने कैटेगरी 1 कर दिया। जो 36 से 40 इयर्स के थे उसमें कैटेगरी 2 किया। जो 41 और उससे अबव थे उसको हमने कैटेगरी 3 किया और न्यू वेरिएबल बना दिया r.age के नाम से। अब हमने इसको एग्जीक्यूट किया। आउटपुट में लिखा हुआ आया कि मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। ठीक है, डेटा में जाके देखेंगे लास्ट में वेरिएबल हमारे पास बन के आया है या नहीं। मैं स्प्लिट कर दूं ताकि बराबर बराबर में आ जाए, मैं आराम से कंपेयर कर दूंगी। ठीक है, ये रहा वेरिएबल। मैंने कहा था 35 और बिलो हो उसको 1 दे दें, तो उसने यहाँ तक के 35 और उससे नीचे वालों को 1 दे दिया, 36 एंड अबव वालों को 2 दे दिया। ठीक है, अब मुझे इसकी लेबलिंग करनी है। तो लेबलिंग किस तरह से करेंगे, वेरिएबल व्यू में जाएंगे, ये एज का जो वेरिएबल बन के आया है जैसे हमने पहले की दोबारा वैसे करेंगे। वैल्यूज में गए, 1 जो है वो किस एज के ग्रुप है, लोग लेस देन इक्वल्स टू 35। इसमें 35 और उससे बिलो एज के पेशेंट्स हैं। ग्रुप 2 में कौन से हैं, 36 से लेकर 40 इयर्स तक के। ग्रुप 3 में ग्रेटर देन 41 इयर्स। ठीक है, ओके किया। अब हम देख सकते हैं डेटा व्यू में जाके, ग्रुप 1 में कौन आ रहे हैं, जिनकी एज 35 और उससे बिलो है,
ग्रुप 2 में वो आ रहे हैं जिनकी एज 36 से 40 के दरमियान में है, और ग्रुप 3 में वो आ रहे हैं जो 41 से अबव है। अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी देखना चाहूँ कि ऐसे कितने पेशेंट है जो 35 और उससे कम है, ऐसे कितने पेशेंट हैं जिनकी एज 36 से 40 के दरमियान में है, और ऐसे कितने पेशेंट हैं जिनकी एज 41 से अबव है, तो उसके लिए हम फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम एनालाइज में जाएंगे, जैसे पहले हमने की थी। कैटेगोरिकल वेरिएबल बन गया अब हमारे पास, ये फ्रीक्वेंसी में गए, रीसेट किया, एज का वेरिएबल लास्ट में बन के आया हमारे पास, हमने उसको सिलेक्ट किया और फ्रीक्वेंसी पे क्लिक लगाया, ओके कर दिया, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। 13 ईयर्स 35 ईयर्स और उससे बिलो के लोग कितने थे? 13 थे, 13 थे। 11 ऐसे थे जिनकी एज 36 से 40 के दरमियान थी। 64 ऐसे थे जिनकी एज 41 से ज्यादा थी। उनकी परसेंटेज ये लिखी हुई। इतना क्लियर? प्लीज से गो अहेड सो आई कैन मूव ऑन। गुड। नेक्स्ट आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है, बाकी आपके पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल ये है, प्री ग्लूकोज, पोस्ट ग्लूकोज, इसके आप खुद से कैटेगरीज बनाइएगा सेशन के बाद, ठीक है? अच्छा, ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे हम एक और। फॉर एग्जांपल, आपने अपने मोबाइल में कैलकुलेटर्स देखे होंगे, राइट? कंप्यूटर पे, सिस्टम पे कैलकुलेटर देखे होंगे। इसी तरीके के कैलकुलेटर हमारे पास एसपीएसएस में भी मौजूद है, जिसको हम कहते हैं कंप्यूट वेरिएबल। अगर हमें, फॉर एग्जांपल, मेरे पास यहाँ पे 4 वेरिएबल हैं जिसमें हमने स्कोरिंग की हुई है। एक स्लीपलेसनेस, लेक इनटू हॉबीज, लेक इनटू डेली एक्टिविटी, एंजाइटी। ये मेरे पेशेंट की नेचर के बारे में पूछा गया है कि उनको नींद प्रॉपर आ रही है नहीं आ रही, उनकी हॉबीज प्रॉपर चल रही है नहीं चल रही, उनकी डेली एक्टिविटी कैसी चल रही है, और उनको एंजाइटी तो नहीं है किसी तरीके की। 1 से लेकर 4 तक या 5 तक इनको स्कोरिंग की हुई है, 0 से लेकर 4 तक, 5 तक। कहीं 1 होगा, कहीं 3 होगा, कहीं 0 होगा, कहीं 2 होगा। अगर मैं चाहती हूँ कि इन सबको सम करके मेरे पास स्कोर आ जाए, यहाँ पर टोटल स्कोर कितना है? 2, 3, 4, यहाँ पर 4 आना चाहिए, यहाँ पे 1, 2, यहाँ पे 2 आना चाहिए। तो मैं एक एक करके कैलकुलेट करूंगी तो इट विल टेक टू मच टाइम। हमारे पास कोई ऐसी कमांड होनी चाहिए जिसपे हम हमारे पास ये स्कोर कैलकुलेट होके आ जाए। तो ये स्कोर हम कैलकुलेट कर सकते हैं कंप्यूट वेरिएबल में जाके। उसके लिए हमें ट्रांसफॉर्म पे जाना है, कंप्यूट वेरिएबल पे जाना है, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर मुझे वो 4 वेरिएबल को सम अप करना है, ठीक है, उनके स्कोर कैलकुलेट करने के लिए। तो पहले मुझे वेरिएबल का नेम डिसाइड करना होगा टारगेट वेरिएबल पे, कि एक ऐसा वेरिएबल बनाओ जिसमें स्कोर कैलकुलेट होकर आए ना, स्कोर के नाम से मैं वेरिएबल बना लेती हूँ, ठीक है? लिखा हुआ है टारगेट वेरिएबल इज इक्वल टू, यानी कि इज इक्वल टू क्या है? उन चारों वेरिएबल का सम। कौन कौन से? स्लीपलेसनेस प्लस लेक इनटू डेली एक्टिविटी हॉबीज प्लस लेक इनटू डेली एक्टिविटी प्लस एंजाइटी, ठीक है? ओके किया? अब यहाँ पर लास्ट में वेरिएबल बन के आया होगा, ये रे, ठीक है?
देखें, यहाँ पर एंजाइटी को 2 स्कोर मिले हुए, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, उसूलन यहाँ पर 4 होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि उसमें से एक का स्कोर मिसिंग है तो इसने बाकी के 3 को कंसीडर ही नहीं किया, उसको स्कोर उसका खाली छोड़ दिया। यहाँ पर चारों फिल हुए हुए थे 1 2, तो उसने यहाँ पे 2 कर दिया। यहाँ पे भी चारों फिल थे 2 3 4, यहाँ पे 4 कर दिया। यहाँ पे एक मिसिंग था, इसने मिसिंग कर दिया। तो जब भी आपको स्कोर को सम करना हो तो कभी भी प्लस का साइन यूज नहीं करना, इसका ऑल्टरनेट यूज करना है आपको, सम करना है, सम। वो किस तरह से करेंगे आप, मेरे पास क्योंकि स्कोर का वेरिएबल पहले से बना हुआ है, मैं दोबारा नहीं बना सकती, तो स्कोर 1 करके बना रही हूँ। ऑल पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पहले भी किसी एक पे क्लिक करें, एस दबाइए, एस, एस फॉर सन, तो दबाते रहे, एस एस एस, ये आ गया सम। सम का मतलब भी है जमा करना, प्लस का मतलब भी है जमा करना, लेकिन प्लस के साइन अगर आप करेंगे तो अगर किसी 4 में से एक की वैल्यू भी मिसिंग होगी तो वो उसको मिसिंग कंसिडर करेगा, जबकि सम में ऐसा नहीं होता। जब आप सम करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, या फिर आप सिंगल क्लिक करके इस पे बटन दबाएंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। ये क्वेश्चन मार्क का मतलब है वेरिएबल नेम। जिनके स्कोर आपको सम करने हैं तो कॉमा डाल डाल के उसके वेरिएबल नेम यहाँ पे लिख दें। मेरा पहला वेरिएबल नेम है रिप्लेस, ये मिटाया मैंने क्वेश्चन मार्क, दूसरा वेरिएबल ऐड किया, कॉमा डाला, तीसरा वेरिएबल ऐड किया, कॉमा डाला, चौथा वेरिएबल ऐड किया। ओके करेंगे, दोबारा देख लें, सम लिखा है ब्रैकेट में, चारों वेरिएबल के नाम लिख दिए कॉमा डाल डाल के। उसके बाद जब ओके करेंगे आप तो देखिए एक नया वेरिएबल बन के आया है, इसमें मिसिंग वैल्यू नहीं है। अगर किसी 4 में से 3 का डेटा मौजूद है तो उसने उन 3 का ही डेटा सम अप करके हमें यहाँ पे दे दिया, लेकिन अगर हम प्लस का साइन डालते हैं तो वो उसको मिसिंग कंसीडर करके खाली छोड़ देता है। तो जब भी आपको स्कोर सम करने हो कभी भी प्लस को साइन नहीं डालना, सम की कमांड लगानी है। दैट्स क्लियर। ये क्लियर है, आगे चले। अगर ये क्लियर है तो मुझे प्री ग्लूकोज और पोस्ट ग्लूकोज की वैल्यू सम करके दिखाएं।
ओके, दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आगे चले। ओके, अभी हमने कंप्यूट वेरिएबल में सम अप किया। अगर मुझे इन दोनों डेट का डिफरेंस निकालना हो, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये देखना है कि पेशेंट हॉस्पिटल में कितने दिन रुके। एडमिटेड पेशेंट है ना, ये एडमिशन डेट है, डिस्चार्ज डेट है। 13 जून को वो आए तो 19 जून को डिस्चार्ज हुए। ठीक है, ये एक पेशेंट का डेटा है, ये दूसरे पेशेंट का डेटा है, ये तीसरे पेशेंट का डेटा है। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये एक लाइन एक पेशेंट को शो कर रही है, ये हर कॉलम पेशेंट की कैरेक्टरिस्टिक को शो कर रहा है। ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। ये पेशेंट नंबर 21 है, उसकी एज 22 है, उसका जेंडर मेल है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, तो अब मुझे हर पेशेंट की हॉस्पिटल स्टे मालूम करना है कि पेशेंट कितने दिन हॉस्पिटल में रहा। उसके लिए मुझे डेट डिफरेंस काउंट करना होगा। कंप्यूट में जाएंगे, दोबारा इसको रीसेट कर दें तो ये सब रिमूव हो जाएगा। ठीक है, डेट अरिथमेटिक पे क्लिक करेंगे, उसके बाद नीचे फंक्शंस एंड स्पेशल वेरिएबल में डेट डिफरेंस पे क्लिक करें। ठीक है, पहले मुझे टारगेट वेरिएबल इसका नाम डिसाइड करना होगा। मैंने लिख दिया हॉस्पिटल स्टे, कि पेशेंट हॉस्पिटल में कितने दिन रुका। ठीक है, डेट डिफरेंस में यहाँ पर पूरी डिटेल लिखी हुई है, आप पढ़ भी सकते हैं कि किस तरह से आपको प्रोग्रामिंग करनी है। डेट डिफरेंस में डेट टाइम 2 लिखना है पहले, फिर डेट टाइम 1 लिखना है, फिर यूनिट लिखनी है। यानी कि पहले डिस्चार्ज डेट लिखनी है, उसमें से हम माइनस करेंगे एडमिशन डेट, और यहाँ पर हमें थर्ड क्वेश्चन मार्क में उसकी यूनिट बतानी है कि आपको ईयर्स में चाहिए, मंथ में चाहिए, डेज में चाहिए, या फिर आवर्स में चाहिए। मैंने यहाँ पर डिस्चार्ज डेट डाली, ये वाला क्वेश्चन मार्क मिटा के एडमिशन डेट डाली, ये वाला क्वेश्चन मार्क मिटाया, और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में मैंने लिखा कि उसकी यूनिट होनी चाहिए डेज, कि वो कितने दिन हॉस्पिटल में रुका। ये कॉमा बंद कर दिया और ब्रैकेट क्लोज। ये क्लियर है सबको? उसके बाद ओके किया, लिखा हुआ है कि ये कंप्यूट जो किया है आपने, ये एग्जीक्यूट हो गया, इसमें कोई एरर नहीं आया। ठीक है, अब लास्ट में हम देखेंगे हमारा जो वेरिएबल बन के आया है उसमें सारे तो सही आ रहे हैं, लेकिन कुछ में मसला आ रहा है। इन दो में मसला आ रहा है। इन दो में आ रहा है कि इतने दिन हॉस्पिटल में रुका, और माइनस में आ रही है भाई, इसका मतलब मेरी डेट में कुछ गड़बड़ है। जब मैंने देखा, ओ माय गॉड, यहाँ पर ईयर लिखा हुआ है 1900। ये तो सदियां बीत गई, उसको इतने हजारों साल से वो 4000 साल से वो यहाँ पर दिन में यहाँ पर है। तो इसका मतलब ये बाय मिस्टेक हुई। ठीक है, ये जून भी नहीं होगा, क्योंकि ये जून में है तो जाहिर सी बात है ये जून में ही डिस्चार्ज हुआ होगा। 20 जून को एडमिट हुआ है तो 21 जून 2012 में ये डिस्चार्ज हुआ होगा। इसी तरीके से ये 13 जून को अगर एडमिट हुआ है तो ये 1 साल पहले डिस्चार्ज कैसे हो सकता है? एडमिट बाद में हुआ है, डिस्चार्ज पहले हुआ है, नो वे। इसका मतलब ये भी 2012 होगा। ठीक है, अगर अब हम दोबारा से एग्जीक्यूट करेंगे, पूरे हमारे प्रोग्राम में हम जस्ट ओके करेंगे। तो ये सही हो गया हमारा एरर। इसमें कोई कंफ्यूजन?
कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें, फिर आगे चलते हैं। क्लियर हो गया सबको? प्लीज से यस और नो। ओके, अब हम एक इम्पोर्टेंट कमांड डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि मुझे ये बताइए कि आपके डेटा में जो पेशेंट एडमिटेड हुए हैं, तो 20 यहाँ पर जहां तक मुझे डेटा दिख रहा है 2012 और 2013 का डेटा है ना। तो अगर मैं ये कहूँ कि 2012 में कितने पेशेंट एडमिट हुए थे और 2013 में कितने पेशेंट एडमिट हुए थे, तो मैं कैसे मालूम कर सकती हूँ? अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी भी निकालती हूँ, तो फ्रीक्वेंसी तो वो ये दे रहा है, कुछ खिचड़ी दे रहा है। ये तो सही नहीं है। एनालाइज में जाके अगर मैं फ्रीक्वेंसी निकालती हूँ, तो वो इस तरह का डेटा दे रहा है। इससे मुझे ये तो नहीं पता चल रहा कि 2012 में कितने पेशेंट एडमिट हुए थे, 2013 में कितने पेशेंट एडमिट हुए थे। इससे तो ये पता चल रहा है कि इस तारीख को 3 पेशेंट एडमिट हुए थे, इस तारीख को 2 पेशेंट एडमिट हुए थे, इस तारीख को 1 पेशेंट एडमिट हुआ था। मैं ये देखना चाह रही हूँ कि 2012 में कितने एडमिट हुए थे, 2013 में कितने एडमिट हुए थे। उसके लिए मुझे पहले डेट में से 2012 और 2013 को एक्सट्रैक्ट करना होगा। एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? अगेन ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, कंप्यूट वेरिएबल में जाएंगे, इसको रीसेट कर दें, डेट एक्सट्रैक्शन पे जाएंगे और वेरिएबल नेम डिसाइड करेंगे। कुछ भी मैं ईयर्स रख देती हूँ कि यहाँ पर मुझे 2012 और 2013 की जो वो है ईयर, वो निकल के सामने आ जाए। मैंने कहा डेट एक्सट्रैक्ट करो, डेट में से क्या एक्सट्रैक्ट करो? ईयर। इसी तरीके से आप मंथ भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, डेज भी कर सकते हैं। मैंने कहा मुझे ईयर एक्सट्रैक्ट करके दिखा दो। किस वेरिएबल में से? क्वेश्चन मार्क की जगह वेरिएबल नेम आएगा, एडमिशन डेट में से। ओके, दोबारा बता दूं, टारगेट वेरिएबल में आपने ईयर सीखा, मतलब कुछ भी लिख सकते थे आप, जो भी वेरिएबल नेम डिसाइड करना चाहें। उसके बाद आपने यहाँ पे डेट एक्सट्रैक्शन सेलेक्ट की, तो आपके पास ये सारी कमांड आ गई। आपने एक्सट्रैक्शन डेट डॉट ईयर सेलेक्ट किया क्योंकि आपको ईयर्स निकालने थे उसमें से। मूव किया ऊपर, तो फिर आपके पास कोमा आया, वो क्वेश्चन मार्क आया ब्रैकेट के अंदर। आपने उसमें अपनी एडमिशन डेट वाले वेरिएबल को रखा और ओके कर दिया। अब क्या हुआ? आपके पास लास्ट में वेरिएबल बन के आया है जिसमें 2012 और 2013 लिखा हुआ है। अब जब आप इसकी फ्रीक्वेंसी देखेंगे, एनालाइज में जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव में जाएंगे, फ्रीक्वेंसी में जाएंगे, और लास्ट में जो आपका वेरिएबल बन के आया है ईयर्स के नाम से, इसकी फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो आपके पास पता चल जाएगा 2012 में 62 पेशेंट एडमिट हुए थे, 2013 में 26 पेशेंट, विच इज 29.5%। इतना क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सबको? एग्जाम में सब सोच समझ के बोलिएगा क्लियर हुआ नहीं हुआ। Should we stop here now or should we continue?
एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है या नहीं, या हम कल कंटिन्यू करें? कल भी आप लोग का सेशन है। फरहान, कैन यू हेयर? लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है आप लोगों से कि आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है आज ही। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप लोग को समझ नहीं आएगा। मैं फरहान को एक पीडीएफ फाइल शेयर करूंगी जिसमें ये सारी कमांड्स स्टेप बाय स्टेप मौजूद है। जब भी आपको रिकॉर्डिंग करनी हो या कुछ भी करना हो तो आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे और आप इजीली दोबारा कर सकेंगे। ठीक है, तो मैं वो पोर्टल पे अपलोड करवा दूंगी आज ही, अभी अभी फरहान को दूंगी। ठीक है, तो आप लोग उसमें जाके फिर वो डाउनलोड करके या जैसे भी आप लोग ऑनलाइन देखें और उससे प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, वरना मुझे पता है, आई कैन अंडरस्टैंड कि मैंने अब तक जो पढ़वाया वो सब खिचड़ी बन चुकी होगी, मिक्स हो गया होगा। लेकिन असल पर्पस ये है कि आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि कौन सी कमांड कब रन करनी है, कैसे करनी है, उसके लिए मैं आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, आप बुला रही थी? जी जी फरहान, आई थिंक आई शुड स्टॉप हियर। मुझे यहाँ पे रोक देना चाहिए क्योंकि एब्जॉर्ब करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, और ठीक है। मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रही हूँ जिसमें ये सारी कमांड स्क्रीनशॉट लेके मैंने बनाई हुई है फाइल। ठीक है, ठीक है, ताकि बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए आसानी हो, और ये अभी आज ही प्रैक्टिस करें इस पे। चलें, ठीक है, ठीक है, तो वो ठीक आप है, पोर्टल पे कल अपलोड कर कंटिन्यू कर लेंगे। दीजिएगा। ठीक ठीक है, है, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।